नमस्कार, 10 के दमदार ट्रेड्स में आपका स्वागत है। वीरोर में रहेंगे अगले आधे घंटे और हमारा साथ देने के लिए गाबा सर और आशीष बहिती पिछले शो से बने हुए हैं। साथ ही रचना वैद्य और रुचित जैन भी अपनी टॉप ट्रेड्स के साथ जुड़ेंगे। बिग मार्केट वर्सेस में आज हमारे साथ फोर्ट कैपिटल के सीनियर फंड मैनेजर पराग ठक्कर होंगे। एंजल वन की तीसरी तिमाही के नतीजे और आउटलुक पर कंपनी के CMD दिनेश ठक्कर से बात करेंगे और साथ ही JM फाइनेंशियल से आशीष चतुर्वेदी को एक बार फिर जोड़ेंगे और डिस्कस करेंगे मार्केट पर एक टेक्नो फंडा नज़रिया। चलिए, लेकिन इससे पहले एक बार अब रुक करते हैं ज़रा मार्केट का। और निफ्टी इस समय आप देखिए फिर से कोशिश कर रहा है एक मोमेंटम गेन करने की, जो सुबह सुबह उसने लूज़ किया था। बैंक निफ्टी सपोर्ट कर रहा है इसको काफ़ी हद तक। 1/4% बैंक निफ्टी ऊपर है इस समय। बैंक निफ्टी भी आउट परफॉर्म कर रहा है। कल की बड़ी रैली के बाद आज सुबह मिड कैप में एक करेक्शन आई, लेकिन अब मिड कैप इंडेक्स वापस ग्रीन में आने की कोशिश करता हुआ एडवांस डिक्लाइन भी इस समय एडवांसेस के फेवर में। स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन काफ़ी है। BSE, HDFC, AMC, इंडस टावर, ये कुछ स्टॉक्स हैं जो हमने डिस्कस करे हैं। ये सब के सब डे हाई पर। मारुति आज का स्पॉटलाइट वाला स्टॉक, ये भी करीब 3% ऊपर। PFC, आरती इंडस्ट्रीज़, यहाँ पर भी इस समय आपको तेज़ी दिखाई देगी। और नीचे अगर स्टॉक्स देखें आप तो मेनली हेल्थ केयर स्टॉक्स हैं। लॉरस लैब्स, ग्लेनमार्क फार्मा, मैक्स हेल्थ केयर, डीवीज लैब्स, ये कुछ स्टॉक्स हैं जहां पर आपको करेक्शन दिखाई देगी। लेकिन एक स्टॉक जो स्टैंड आउट कर रहा है इस समय वीकनेस में, वो है बजाज फाइनेंस। निफ्टी के स्टॉक्स में बजाज फाइनेंस क्लियरली स्टैंड, इनफैक्ट बजाज फाइनेंस के अलावा श्रीराम फाइनेंस भी देखिए आप, ये दोनों निफ्टी के स्टॉक्स हैं, ध्यान रखिएगा, दोनों में वीकनेस दिखाई देगी आपको। मन्नापुरम बैंड से बाहर आया 176। अब मन्नापुरम फाइनेंस का भाव, जिस दिन RBI की न्यूज़ आई थी उस दिन भाव था 189, अब है 175 पर। वीरो जी हाँ, चलिए ये थी बाजार की अब तक की छोटी सी समरी। अब एक काम करते हैं, आज के मेहमानों से बातचीत शुरू करते हैं। पैनल में हमारे साथ मौजूद हैं इस वक्त आज के 4 गेस्ट। प्रकाश का आशीष बैठी पिछले कार्यक्रम से यहाँ पर भी, रचना वैद्य और रुचि जैन फ्रेश नजरिया लेकर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप सभी को नमस्कार। रचना जी, गुड मॉर्निंग। आपके 2 ट्रेड्स इस वक्त के? जी गुड मॉर्निंग। और मेरी तरफ से एक ट्रेड जो रहेगा दैट विल बी गोदरेज प्रॉपर्टीज। कल लास्ट आवर शो में व्हेन आई वाज विद यू तो मैंने उसमें BTST भी यही दिया था एंड आई विल कंटिन्यू विद दैट टुडे। तो गोदरेज प्रॉपर्टीज पे मेरे हिसाब से अच्छा पॉसिबिलिटी है ऊपर 2370 को आज टच करने का। 2345 पे है फ्यूचर्स, 2320 पे एसएल लगाएंगे एंड 70 का टारगेट लगाएंगे। दिस इज द फर्स्ट ट्रेड। सेकंड ट्रेड इज LNT में 3510 पे एसएल लगाएंगे एंड 3545 का टारगेट रखेंगे। ओके, ये रचना जी के 2 ट्रेड्स। आशीष बैठी जी, आप क्या पिक कर रहे हैं? जी वीरेंद्र जी, CPSL पहला स्टॉक रहेगा, खरीदारी की सलाह रहेगी। एक अच्छा मोमेंटम इसमें भी बन रहा है और हमें लग रहा है कि यहाँ पे भी जरूर नजर रहनी चाहिए, खरीदारी की जा सकती है इन लेवल्स पे। जो स्टॉप लॉस इसमें मेंटेन करना है वो 1565 1565 का एक एसएल मेंटेन करे। ऊपर में 1640 के टारगेट के लिए इसमें खरीदारी की जा सकती है। और दूसरा जो स्टॉक हमें अच्छा लग रहा है वो कैम्स का। हमें लग रहा है कि ये थीम वेल प्ले हो रही है अभी मार्केट में और यहाँ पे ही रहना चाहिए। तो कैम्स में भी खरीदारी की सलाह रहेगी इन लेवल्स पे। थोड़ा सा एक कॉन्ट्रा ट्रेड है क्योंकि गिरावट काफी देखने मिली थी। 5200 से स्टॉक स्लाइड होकर 4200 तक का ट्रेजेक्टरी दिखाया है। तो अब यहाँ पे पोजीशन बनाई जा सकती है। जो स्टॉप लॉस इसमें मेंटेन करना है 4270 का एक एसएल मेंटेन करे। ऊपर में 4400 और 4450 तक के जोन के लिए खरीदारी की जा सकती है। ओके, कैम्स आपकी स्कीम पे 4322 पे ये बाय ट्रेड। रुचित, गुड मॉर्निंग। आपका आज का आकलन क्या कहता है, क्या पिक कर रहे हैं आप? जी वेरी गुड मॉर्निंग वीरेंद्र जी, वेरी गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। 2 स्टॉक्स है जो खरीदारी की साइड है। मैंने पहली पिक रहेगी यहाँ से ONGC में खरीदारी की सलाह। रिसेंटली हमने एक प्राइस अप मूव में अच्छे वॉल्यूम्स बनते हुए देखे थे। पिछले 3-4 ट्रेडिंग सेशन में मार्केट के साथ जो पुलबैक मूव आया उसमें कोई वॉल्यूम बेस्ड सेलिंग नहीं है और स्टॉक अपने 20 दिन के एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के सपोर्ट के आसपास ट्रेड कर रहा है। तो यहाँ पे रिस्क रिवॉर्ड रेशियो फेवरेबल है फिर से नेक्स्ट लेग ऑफ अप मूव के लिए। तो ONGC में खरीदारी करें करंट लेवल्स पे 254 के नीचे स्टॉप लॉस रखे, 275 के अराउंड के टारगेट्स के लिए। और मेरी सेकंड पिक कैश सेगमेंट में से रहेगी मिंडा कॉप। आप देखें तो पिछले 1-1.5 महीने से स्टॉक एक कंसोलिडेशन फेज में रहा है, लेकिन ये पूरे कंसोलिडेशन में उसके 200 दिन के एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज उसके सपोर्ट बने हैं और अब ये कंसोलिडेशन के ब्रेकआउट के आज वर्ज पर है। सो यहाँ पे वॉल्यूम्स भी अच्छे हैं। तो मिंडा कॉप में खरीदारी की सलाह रही कि 533 के स्टॉप लॉस से और शॉर्ट टर्म में 600 के अराउंड के टारगेट से स्टॉक में एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अब चलते हैं गाबा सर के पास। गाबा सर, गुड मॉर्निंग अगेन। बताइए इस समय की 2 टॉप ट्रेड्स। बिल्कुल, मेरे ख्याल से पावर स्टॉक्स। एक तो है पावर ग्रिड, 298 पर ट्रेड कर रहा है स्टॉक, होगा 295। इसमें एक ब्रेकआउट है, रन अवे गैप।
ऑन द अपसाइड जो टारगेट है पावर ग्रिड के पॉसिबल 305। दूसरा है पावर फाइनेंस, इसमें भी एक गैप अप मिला है, यहाँ पर ट्रेड कर रहा है 427 के आसपास, टॉप होगा 420 के आसपास, 7 रुपीज। अपसाइड टारगेट करीब 440 के नजर आते हैं पावर फाइनेंस। पावर फाइनेंस। चलिए अब आपको एक प्रोग्रामिंग अलर्ट देते हैं। मार्केट गुरुकुल की शानदार कामयाबी के बाद CNBC आवाज़ अब आपके लिए ला रहा है मार्केट गुरुकुल सीजन 2। जी हाँ, 22 और 23 मार्च को बजट निपट जाएगा। अर्निंग सीजन से जस्ट पहले एक पर्टिकुलर हमने वीकेंड चुना है जिसमें आपके पास एक बेहतरीन मौका होगा 2 दिन के इस एक्सक्लूसिव वेबिनार में इन डेप्थ टेक्निकल और फंडामेंटल कॉन्सेप्ट सीखने का, और मार्केट के दिग्गज एक्सपर्ट बताएंगे आपको कि निवेश के लिए बेहतरीन शेयर कैसे चुने जाएं, पोर्टफोलियो का कंस्ट्रक्शन किस तरीके से किया जाए, IPO में निवेश करते समय किन पहलुओं का ध्यान रखा जाए, और हाँ, हम इसमें ट्रेडर्स को भी नहीं भूलें। इन 2 दिनों में हम रिस्क मैनेजमेंट पर भी खास तौर से फोकस करेंगे। CNBC आवाज़ के इस एजुकेशनल वेबिनार में जल्द से जल्द रजिस्ट्रेशन करें। मैं रहूँगा और मेरा साथ देने के लिए वीरू आएंगे और आशीष भी रहेंगे, जैसा कि पिछली बार भी था। और वीरू, मैं एक चीज़ दावे के साथ कह सकता हूँ कि ये जो हमारी सीरीज़ है गुरुकुल की, इसने अपने आप को एक काफ़ी एक निश प्रोडक्ट के रूप में एस्टेब्लिश किया है, और जिन्होंने भी इन वेबिनार्स में पार्टिसिपेट किया है, ज़्यादातर लोगों का फीडबैक 90 से 95% लोगों का फीडबैक वो यही रहा है कि इससे उन्हें फ़ायदा हुआ है। और इसके लिए अब हम, जैसे मैं कह रहा हूँ कि हमारी कोशिश जो है वो अब थोड़ा सा F&O से हटकर पूरा का पूरा मार्केट गुरुकुल पर है। इन्वेस्टमेंट पर काफ़ी फोकस रहेगा, IPO पर काफ़ी फोकस रहेगा। और आप भी बताइए क्या स्पेसिफिक आप ध्यान देंगे इस गुरुकुल में? अनुज, मैं थोड़ी तब्दीली करूंगा। जो मेरा चंक है इसमें टेक्निकल्स का और हल्का सा डेरिवेटिव्स का, क्योंकि बाजार काफ़ी गिरा भी है, तो मैं एग्जैक्टली थोड़ा सा इस बार रिस्क मैनेजमेंट पे और बेस बिल्डिंग एक्सरसाइज कैसे शुरू होती है और एवरेज आउट के सिद्धांत क्या है उस पर काम कर रहा हूँ। तो मेरा चंक अभी पूरा नहीं हुआ और एक मेहमान और आएंगे इसमें भी। अभी तो सिर्फ ये 4 दिखाई दे रहे हैं, अभी एक मेहमान और, उनके साथ में स्ट्रक्चर को फाइनल कर रहा हूँ अनुज। उसके बाद मतलब इस बार थोड़ा सा आपको पिछली बार की तुलना में कंटेंट में एक डिफ्रेंशिएशन नज़र आएगा, और बाजार के अभी हाल के सूरत हाल में आपको करना क्या चाहिए उस पर भी हम इस बार बात करेंगे अनुज। थोड़ा टाइमली आ रहा है ये बिल्कुल, मार्केट बहुत टाइमली आ रहा है और इसकी आई थिंक बहुत ज़रूरत भी है। तो इसमें पार्टिसिपेट करिए और जुड़िए हमारे साथ। चलिए अब हमारे साथ फोर्ट कैपिटल के सीनियर फंड मैनेजर पराग ठक्कर जुड़े हैं, उनसे समझते हैं कि मौजूदा बाजार में किस तरीके का पोर्टफोलियो बना रहे हैं। पराग जी, गुड मॉर्निंग। बताइए क्या अप्रोच रहेगी इस मार्केट में? नहीं, मेरा अप्रोच वही अनुज जी की लार्ज कैप स्टॉक्स जो FIIs अभी बेच रहे हैं बिकॉज ऑफ उनकी मैक्रो कंसर्न्स है, बिकॉज US में इन्फ्लेशन का डर है टैरिफ के चलते हुए, उसकी वजह से जो डॉलर इंडेक्स और US 10 ईयर यील्ड जो बहुत हाई पे है, उसके चक्कर में जो लार्ज कैप्स में सेलिंग हो रही है, जैसे कि रिलायंस, SBI, ICICI, एक्सिस जैसे शेयर्स या L&T जैसे शेयर्स, ये इसमें खरीदारी के ऑप्शन, खरीदारी के ऑन एवरी डिप वन शुड बाय, दैट इज माय सजेशन। आपको मैं एक सिंपल एग्जांपल देता हूँ। जैसे रिलायंस 16.5 लाख करोड़ का मार्केट कैप है और आज 1.5 लाख करोड़ की कैश फ्लो जनरेट करता है, और नेट डेट टू इबिटा भी उसका बिलो 1x है। तो उसमें मुझे ऐसा लगता है कि कुछ लार्ज कैप्स ऐसे प्राइस पे आ चुके हैं, जैसे कि रिलायंस, ICICI, SBI, एक्सिस, ये 4 का मैं खास नाम लूंगा, जो ये भाव से अगर स्टॉक ये रिजल्ट थोड़ा सा डिसअपॉइंटमेंट भी आता है तो वो प्राइस में आ चुका है। जैसे कि SBI है, SBI अभी 1 टाइम बुक पे है, 7 के पी पे है, वो 12 से 14% EPS ग्रोथ दिखा सकता है, और इंडिया की लार्जेस्ट बैंक 6.5 लाख करोड़ के मार्केट कैप पे मिल रही है, जिसमें आपको 1.5 से 2 लाख करोड़ तो सब्सिडरी वैल्यू। रिलायंस में मैंने आपको बोला 8% कैश फ्लो यील्ड है। एक्सिस बैंक फॉर एग्जांपल, जैसे आज स्टॉक नीचे है, मैंने देखा स्टॉक नीचे है, एक्सिस बैंक में भी अभी आप FY26 पे 95 रुपीज का EPS है और 100 रुपया सब्सिडरी वैल्यू, तो 10 के पी पे आपको मिल रहा है 1.7% ROE बनाने वाली बैंक, 17% ROE बनाने वाली बैंक 1.4 टाइम बुक पे मिल रही है FY26 पे। तो मैं तो बोलता हूँ कि ये 4-5 स्टॉक्स तो ऐसे हैं जिसमें अगर मुझे कोई बोल भी दे कि रिजल्ट में थोड़ा सा वीकनेस आने वाला है, फिर भी वैल्यूएशन कंफर्ट काफी ज्यादा है। हालांकि मार्केट वॉलेटाइल है और ये टाइम करना बहुत डिफिकल्ट है कि FI की सेलिंग कब रुकेगी, तो इसलिए इन्वेस्टर्स को धीरे धीरे से ग्रेजुअली ये ब्लू चिप्स एक्यूमुलेट करने चाहिए। ओके, अच्छा, क्योंकि पराग जी ने यहाँ पे रिलायंस का उल्लेख किया है तो मैं ये बात कहना चाहूँगा कि रिलायंस
इस चैनल का स्वामित्व विभिन्न रिलायंस इंडस्ट्रीज होल्ड करते हैं। सिंस इट्स बाय कॉल कंस्ट्रक्टिव व्यू, प्लीज़ अपनी एक निजी सलाहकार की राय ज़रूर रखिएगा। अच्छा पराग जी, ये आज बाजार ने बड़ा कन्विक्शन जाहिर किया है BSE पे, MCX पे, आप कैम्स को देखिए, HDFC AMC, और रीसेंट ड्रॉप के बाद, कूलिंग ऑफ के बाद अब ये स्पेस आपको लग कैसा रहा है इस वक्त? जी मैं मेरे पोर्टफोलियो के बाहर के स्टॉक्स को डिस्कस करना इंडिविजुअल स्टॉक्स पे नहीं चाहूंगा। और पोर्टफोलियो स्टॉक्स में भी मैं ये डिस्क्लेमर हमेशा देता हूं कि मेरा जो व्यू होता है वो मीडियम टू लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के लिए होता है, बिकॉज आई गो जस्ट बाय फंडामेंटल्स। macro of course macro have worsened in last after Trump trade has begun, लेकिन उसके चलते मैक्रो खराब होने के साथ साथ ये ब्लू चिप शेयर्स, और दूसरे में जो स्पेसिस पे काफी बुलिश हूँ वो है एक है सीमेंट। मेरे ख्याल से ये क्वार्टर में बॉटम आउट करने की पूरी उम्मीद है सीमेंट में, और आगे जाके डिमांड और प्राइसेस दोनों बढ़ने चाहिए। और आई एम वेरी कंस्ट्रक्टिव कि गवर्नमेंट आफ्टर सीइंग Q2 GDP ग्रोथ ऑफ 5.4%, गवर्नमेंट भी काफी स्टेप्स सोच रहे हैं मिडिल क्लास को बेनिफिट देने का बजट में, तो वो हिसाब से FMCG जो अभी बहुत ज्यादा गिर रहा है उसमें भी खरीदारी की अपॉर्चुनिटी है, अगेन फ्रॉम मीडियम टू लॉन्ग टर्म आउटलुक पर्सपेक्टिव। तो यही है, रिलायंस है, सम बैंक्स, लार्ज कैप बैंक्स, L&T, FMCG और सीमेंट, these are my top picks across the sectors. ओके, अच्छा मैं शायद थोड़ा सा पराग जी जो नॉन लेंडिंग फाइनेंशियल्स थे उनकी तरफ चला गया था। ये डिफेंसिव बास्केट में IT और FMCG में अभी आपका इस वक्त कन्विक्शन किस पर ज़्यादा है और क्या क्या पिक किया आपने यहाँ पर? डेफिनेटली से IT ने बहुत ज्यादा आउट परफॉर्म किया है। हालांकि विप्रो का रिजल्ट कल है और विप्रो का गाइडेंस काफी कंजर्वेटिव था, -1% के आसपास की उम्मीद है। कांस्टेंट करेंसी ग्रोथ 16-16.5% का मार्जिन की है, लेकिन TCS की कमेंट्री जो थी कि थोड़ा सा उन्होंने रिवाइवल देखा है डिस्क्रिशनरी स्पेंडिंग में, BFSI और कंज्यूमर रिटेल में, उसके चलते हुए मुझे ऐसा लगता है कि इन्फोसिस, विप्रो जैसे स्टॉक्स ऑन डिक्लाइन बाय करने चाहिए। बट ओवरऑल अगर आप देखें तो रिस्क रिवॉर्ड जहाँ पे फेवरेबल है वो ज्यादा FMCG है डेफिनेटली, बिकॉज बजट में भी वी कैन सी सम बेनिफिट फॉर FMCG कंपनीज इन टर्म्स ऑफ, और प्लस रूरल कंजम्पशन जो है उसकी ऑलरेडी साइंस दिखने लगी है कि रूरल कंजम्पशन रिवाइव कर रहा है। तो जो रूरल फोकस्ड FMCG है वो मेरे ख्याल से ध्यान में रख के, और ऐसी जब आज के दिन जैसी बिकवाली हो तब धीरे धीरे डेफिनेटली एक्यूमुलेट करना चाहिए। ब्लू चिप शेयर्स है, फ्री कैश फ्लो जनरेटिंग बिजनेसेस है, डिविडेंड यील्ड अच्छे हैं, और ये डे टू डे बिजनेसेस है, इसमें 1-2 क्वार्टर की खराबी पे हमेशा लेना चाहिए। दैट इज माय व्यू। आपके पोर्टफोलियो में आवास फाइनेंस है, इसका क्या लॉजिक है, जरा एक्सप्लेन करेंगे इसको? सॉरी सर, सॉरी, आवास फाइनेंस है आपके पोर्टफोलियो में। ये इस पर क्यों बुलिश हैं आप? तो बेसिकली इसमें ये है कि ये लोग Tier 2 Tier 3 टाउन्स में सेल्फ एम्प्लॉयड लोगों को लोन देते हैं। सेल्फ ऑक्यूपाइड रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी इज 95% ऑफ द लोन बुक, तो पूरी लोन बुक सिक्योर्ड है। तो अभी जो ये रिस्क फैला हुआ है कि अनसिक्योर्ड लोन्स में NPAs आ रहे हैं, उसका इसमें कोई रिस्क नहीं। इनफैक्ट इनका लास्ट क्वार्टर का क्रेडिट कॉस्ट सिर्फ 11 बिप्स था, उनका गाइडेंस 25 बिप्स का है, लेकिन सिर्फ 11 बिप्स था। आई थिंक इट इज द लोएस्ट क्रेडिट कॉस्ट NBFC इन द कंट्री, एंड प्लस उसमें हेड्स चेंज हुए हैं, एक PE फंड ने एक्विजिशन किया है, तो ओपन ऑफर भी आने वाली है। आज से ये भाव से 5 से 6% ऊपर में ओपन ऑफर भी आने वाली है। प्लस ये 13% पे लैंड करते हैं, और उनकी 35% बुक वेरिएबल भी है, तो रेट कट का भी जब होगा तब, हालांकि रेट कट पे अभी व्यू बनाना डिफिकल्ट हो गया। US 10 ईयर 4.7 पे है, तो रेट कट होगा कि नहीं वो तो देखते हैं, बट पॉइंट है कि ये एक 3.5% ROI बनाने वाला NBFC है जो 2.5 टाइम्स प्राइस टू बुक पे है। आई थिंक रिस्क रिवॉर्ड इज वेरी फेवरेबल, ओपन ऑफर भी आने वाला है ऊपर के भाव में। फराग जी, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया आज हमारे साथ जुड़ने के लिए और हमसे ये सब इन्फॉर्मेशन साझा करने के लिए। थैंक यू सो मच। आगे बढ़ते हैं, एंजल वन के नतीजों की बात करते हैं। नंबर्स कमज़ोर रहे हैं। तिमाही आधार पर कंपनी का रेवेन्यू करीब 17% घटा है, जबकि मार्जिन पर करीब 5% का दबाव है। नेट ब्रोकिंग रेवेन्यू में भी 10% की कमी आई है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए एंजल वन के चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर दिनेश ठक्कर जुड़े हैं। दिनेश जी, गुड मॉर्निंग। क्या ये माना जाए कि पीक अर्निंग्स आर बिहाइंड यू और कुछ अब जो नए रेगुलेशंस हैं उनका इम्पैक्ट दिखना शुरू हुआ है, जो हमने पहले ही बात की थी वैसे इस बारे में? गुड मॉर्निंग अनुज। फर्स्ट ऑफ ऑल तो
पीक रेवेन्यू के हिसाब से जब तक इंडिया का पूरा यूथ इक्विटी मार्केट में नहीं आता है तब तक तो पीक हम देखेंगे नहीं। बट रेगुलेटरी चेंजेस के हिसाब से जो भी इम्पैक्ट आता है आई वुड से दैट इज टेम्पररी। जब तक कि कस्टमर बेस का फ्लो स्ट्रांग है तब तक मुझे नहीं लगता है कि कहाँ पर भी वी आर नियर टू पीक। So that is my observation that customer का inflow, if you see for last quarter also has been like 40-45% का ग्रोथ है हमारे बेस पे। तो वो अगर फ्लो कंटिन्यू होगा, डिजिटल प्लेटफॉर्म में क्या होता है, एक बार खर्चा ले लिया प्लेटफॉर्म बनाने का तो जो एडिशनल क्लाइंट आएंगे उनका जो रेवेन्यू आएगा वो स्ट्रेट अवे बॉटम लाइन में आता है। और उसके बाद में जो रेवेन्यू का ग्रोथ और जो अपना ये पैट का ग्रोथ होता है इट इज प्रोपोर्शनेट टू कस्टमर्स दैट वी एक्वायर। सो व्हाट आई एम सीइंग इज दैट ये सब आने के बाद में सेबी रेगुलेशन और काफी चीजें हुई है ये क्वार्टर में। ग्लोबल इश्यूज थे, यूएस के इलेक्शन थे, गवर्नमेंट की स्पेंडिंग कम थी और प्लस एफआईएस की सेटिंग, सब कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल ये सब हुआ है। जैसे ही मार्केट नॉर्मल होगा और कस्टमर बेस जैसे मैंने कहा था 40% से ग्रो होगा तो ये सारे इम्पैक्ट जो हमको दिख रहे हैं वो बिल्कुल दिखेंगे, बहुत ही टेम्पररी थे। बिल्कुल नहीं, खैर जब मैं पीक अर्निंग्स की बात कर रहा था दिनेश जी तो मेरा मतलब ये नहीं था कि क्या अगले 3-4 साल की अर्निंग्स के हिसाब से, मैं क्वार्टरली के हिसाब से बात कर रहा था। लेकिन आपकी बात से मैं सहमत हूँ, इक्विटी कल्ट अभी भी इंडिया में काफ़ी इंटैक्ट है और मार्केट में फेजेस आते रहते हैं, हमने तो काफ़ी ऐसे फेजेस देखे हैं। लेकिन मैं एक आपको हाईलाइट बताता हूँ, जेफरीज के नोट की बात करता हूँ मैं, वही कह रहे हैं कि इंडस्ट्री वाइड जो ऑप्शंस हैं उसमें 70% का डिक्लाइन आया जनवरी में वर्सेस नवंबर। अब कुछ तो इसमें मार्केट गिरी, उसका भी इम्पैक्ट है, सेंटिमेंट खराब हो गया है, और कुछ ऑब्वियसली जो वीकली ऑप्शंस पर सेबी की गाज गिरी उसका भी इम्पैक्ट है। तो इस सेगमेंट में क्या जितना आप एक्सपेक्ट कर रहे थे उससे ज़्यादा डिक्लाइन आ रही है, इसकी बात कर लेते हैं। ओके तो आप देखोगे ना, देखो टाइम एंड अगेन जब भी अपना कहाँ पे एक्सेसेस हुआ है तो रेगुलेशंस आए हैं उस पे, उसके हिसाब से डिप भी देखा गया है। आई कैन गो बैक टू बीएसई डेज जब बदला ट्रेडिंग था वगैरह, वहां पर जब ये चेंज हुआ टू ऑटोमेटेड लेंडिंग एंड मैकेनिज्म वो जो था एनएससी का, और उसके बाद में फ्यूचर आए, ये इंस्ट्रूमेंट रिटेल के चेंज होते रहेंगे। उनका एक्सपोजर कहाँ ना कहाँ पे होगा, या तो कैश मार्केट में जाएंगे या तो फिर कमोडिटी में जाएंगे या तो और कोई चीज करेंगे। सो आई एम नॉट वेरी मच डिस्टर्ब बाय फॉल इन ऑप्शन वॉल्यूम। ऑप्शन का टर्नओवर देखोगे ना वो शायद ज्यादा घटा है, बट आप प्रीमियम वैल्यू के हिसाब से देखोगे वो उसमें गिरावट कम है। नंबर ऑफ ऑर्डर देखोगे उसमें गिरावट कम है कंपेयर टू टर्नओवर ड्रॉप। सो ओवरऑल व्हाट वी आर सीइंग, हमने जो देखा है कि लगभग 11 से 12% का अपना ये ऑर्डर नंबर ऑफ ऑर्डर में ड्रॉप हुआ कंपेयर टू लास्ट क्वार्टर। टोटल हमको लगता है ये ड्रॉप लगभग विथ अभी जो ये कॉन्ट्रैक्ट साइज बड़े है, बंचिंग ऑफ एक्सपायरी ऑफ मंथली 2 ही दिन में होंगे, 1 डे टू रिस्पेक्ट टू एक्सचेंज, टोटल ड्रॉप हमको लगता है 18% से ऊपर नहीं होगा इफ आई नॉर्मलाइज मार्केट कंडीशन। सो मुझे लगता है अगर कस्टमर बेस अगर 2-3 क्वार्टर में 20-25% से ग्रो होता है तो ऑलरेडी ऑफसेट हो जाएगा। अच्छा दिनेश सर, ये एक चीज़ पूछूं आपसे क्योंकि आपके पास सारे स्टैट्स होते हैं, वीकली के जाने के बाद जो क्लाइंट्स हैं, ट्रेडर्स हैं, वो मंथली पे कितना शिफ्ट हुए हैं? और दूसरी बात, क्या अभी जो आपने बात कही भी कि वो थोड़ा सा कमोडिटीज़ की तरफ शिफ्ट हो रहे हैं, ये इंस्टेंसेस हैं क्या स्टैट्स में आपके पास जो हैं? तो मोस्टली जो इक्विटी करेगा वो कमोडिटी नहीं करेगा, बिकॉज वो दोनों चीज समझना बिल्कुल अलग है। बट कुछ थोड़ा बहुत शिफ्ट होगा, बट इतना बड़ा जो बेस है इक्विटी का वो कमोडिटी में शिफ्ट नहीं हो सकता है। और दूसरा क्वेश्चन जो आपने कहा वीकली से मंथली, ये वीकली से मंथली क्या, मंथली के प्रीमियम बहुत हाई होते हैं तो शिफ्ट वैसे नहीं होगा। अभी आप देखोगे ज्यादातर शिफ्ट हो रहा है कि जो वीकली कर रहे थे एनएससी का मार्केट शेयर काफी बड़ा था तो वो शिफ्ट हो रहा है बीएसई सेंसेक्स में। तो जो निफ्टी में करते थे, फिन निफ्टी, बैंक निफ्टी, उनके पास 2 ऑप्शन है, या तो निफ्टी में अपने वॉल्यूम बढ़ा देवे या तो सेंसेक्स पे आ जाए। हमने जो देखा है वो शिफ्ट सेंसेक्स की तरफ आ रहा है, और कोई वीकली अगर ऑप्शन आएगा तो वो शिफ्ट वीकली की तरफ जाएगा क्योंकि उनको प्रीमियम बहुत कम चाहिए। और दूसरा हम शिफ्ट देख रहे हैं, थोड़ा बहुत जो वॉल्यूम जा रहा है वो कैश सेगमेंट में जा रहा है, बट टू अर्ली, जैसे ये काफी 10-12 दिन ही हुए हैं, तो आई वुड से बाय मार्च एंड आई वुड बी एबल टू गिव यू अ राइट इनसाइट। बट मुझे क्या लगता है जो रिटेल इन्वेस्टर मार्केट में आता है ना, वो कुछ ना कुछ इंस्ट्रूमेंट ढूंढेगा जो उसको सूट होगा और उसके वॉल्यूम वहां पे शिफ्ट होंगे। अभी प्रेजेंट मार्केट की कंडीशन अच्छे नहीं है तो साइड लाइन्स पे खड़ा है, उनको मार्केट समझ में नहीं आ रहा है, ये चेंजेस समझ में नहीं आ रहा है, तो हो सकता है कि उसको 1-2 वीक और लगेंगे
और उनका एक्सपोजर दिखेगा। जो एक कॉन्ट्रैक्ट करते थे उनका एक्सपोजर कहाँ पे जाने वाला है। अच्छा सर, ये आपने प्राइस हाइक्स भी लिए थे, क्या अभी ज़रूरत पड़ेगी प्राइस हाइक्स की और इनफैक्ट आपको भी या फिर इंडस्ट्री को पूरी? देखो, इंडस्ट्री में जो डिजिटल प्लेयर है ना, उनके पास वॉल्यूम काफ़ी अच्छे हैं, तो उनका जो अपना ये प्लेटफॉर्म बिल्ड करने का जो कॉस्ट है वो ले चुके हैं। अब जो वन टाइम ये ड्रॉप है, अगर कस्टमर बेस मैंने कहा जैसे 40% से ग्रो हो रहा है, जब डिजिटल प्लेयर का ग्रोथ 35 से 45% है, तो उनके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। आई डोंट थिंक उनको कोई प्राइस हाइक लेने की जरूरत है। बाकी जो ट्रेडिशनल मॉडल थे या तो जिनका कॉस्ट बढ़ता है ट्रेडिंग वॉल्यूम बढ़ने के हिसाब से, फिजिकल मॉडल है वगैरह, उनको दिक्कत होगी। बट डिजिटल ब्रोकर्स को मुझे लगता नहीं है कि उनको कोई जरूरत है कि प्राइस हाइक करे। ये दिनेश जी, मार्जिन्स जो आपके इस बार करेक्ट हुए, वो आप क्या इस लेवल पर थोड़ा स्टेबल होंगे या फिर वापस पुराने लेवल्स पर आएंगे? नहीं, पुराने लेवल पे आ जाएंगे। जैसे मैंने कहा कि जैसे ही कस्टमर बेस बढ़ता है वो रेवेन्यू स्ट्रेट अवे बॉटम लाइन में आता है। तो फिर से हमारा गाइडेंस यही है, 2-3 क्वार्टर में हम फिर से 50% के ओपीएम में आ जाएंगे। अच्छा, एक आजकल तो खैर सबने एक ट्रेंड बना लिया है कि अलग अलग बिजनेसेस को अलग अलग लिस्ट करने का। आपकी तरफ से भी ऐसा कुछ आगे जाके प्लान होगा क्या? आगे चल के जब बिजनेसेस बढ़ती है ना, तो हो सकता है उसके लिए रिसोर्सेस अलग चाहिए, उनका विजन अलग होता है। एट प्रेजेंट एंजल का कोई प्लान नहीं है, बिकॉज हमारी दूसरी बिजनेस तो काफ़ी इनिशियल स्टेज में है। जब तक उसका काफ़ी साइज बड़ा नहीं हो जाता है तब तक ऐसा कोई प्लान एंजल में नहीं है। अच्छा, आपने एक नए ग्रुप सीईओ का भी अनाउंसमेंट किया है, तो ये क्या पूरा फिनटेक कंपनी बनाने का इसको प्लान चल रहा है? या डेफिनेटली, यानी कि जो भी हमने स्टेप्स लिया हुआ है ये लास्ट 2-3 साल में कि टोटल कैसे प्लेटफॉर्म कंपनी बने, और प्लेटफॉर्म कंपनी के लिए जो भी रिसोर्सेज चाहिए, लास्ट के आप जितने भी रिक्रूटमेंट देखोगे हमारे, बेस्ट ऑफ प्रोडक्ट टेक्नोलॉजी, अभी हमको इंट्रोड्यूस करना है हाउ टू यूज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड ऑल दैट। तो इसीलिए पूरा फोकस यही है, न कि खाली फिनटेक कंपनी बनाना है, बट ऐसा प्लेटफॉर्म बनाना है जो इन्वेस्टर को हेल्प करे उनके डिसीजंस में, उनके एडवाइजरी सर्विसेज में, उनके लिए क्या क्या जरूरी है लाइफ में। तो आप देखोगे जो भी कस्टमर हमारे प्लेटफॉर्म पे आ रहे हैं उनकी एज 26-27 है, यानी कि मैं समझ रहा हूँ 1-2 साल से कहाँ ना कहाँ पर उनका रिलेशन मनी से हुआ है, बट उनको फाइनेंस कैसे हैंडल करना है, उसका जो इंटेलिजेंस बिल्ड करना है, दैट वी आर ट्राइंग टू बिल्ड इन अवर ऐप। दिनेश जी, शुक्रिया आज हमारे साथ जुड़ने के लिए और हमसे Thank बात you. करने के लिए। आपको ऑल द बेस्ट अगले Thank कुछ you. क्वार्टर्स के लिए। थैंक यू। चलिए आगे बढ़ते हैं और हमारे साथ आशीष चतुर्वेदी वापस जुड़े हैं, उनसे बात करते हैं इस मार्केट में जो ट्रेंड्स बन रहे हैं उसको लेकर। और अब मार्केट देखिए अब कोशिश कर रहा है एक बार वापस डे हाई पर आने की, और खासतौर से मिड कैप में अब सेकंड राउंड ऑफ बाइंग आ रही है और कुछ स्टॉक्स अब डे हाई पर आ रहे हैं। जोमेटो, इंडियन होटल्स, आरती इंडस्ट्रीज़, काफ़ी स्टॉक्स इनफैक्ट डे हाई पर आ रहे हैं। आशीष, गुड मॉर्निंग अगेन। एक दो स्टॉक्स की बात कर लेते हैं जहाँ अच्छे मोमेंटम है। मारुति, इस पर क्या व्यू होगा अब आपका? क्या अब ये स्टॉक वो जो हमने बड़ी बाइंग देखी थी सेल्स के बाद, उसके बाद करेक्शन आई, क्या वापस अब उन लेवल्स की तरफ बढ़ रहा है? जी, तो अनुज देखिए, मेरे हिसाब से ऑटो एज अ स्पेस अच्छा करना चाहिए, क्योंकि आपने देखा कि पिछले कुछ क्वार्टर्स में हमने एक बहुत बड़ा ग्रोथ आते हुए नहीं देखा था। हालांकि इस बार जो नंबर्स आए सेल्स के नंबर वो काफ़ी अच्छे रहे, बट जैसे हमारा ये मानना है कि अब जो इकोनॉमी के अंदर में पिकअप होगा वो जनरली रूरल सेगमेंट में होगा, और उसका बेनिफिट कहीं ना कहीं एंट्री लेवल कार्स के अंदर में अच्छा खासा देखने को मिलेगा। साथ ही साथ जिस तरह से मारुति ने अपने पूरे पोर्टफोलियो के अंदर में एसयूवी का एक्सपोजर बढ़ाया, जो एक बहुत ही कमी कहीं ना कहीं मारुति के पोर्टफोलियो में थी, जिसके कारण हमने देखा कि दूसरी जो कंपनीज है उनके मार्केट शेयर बढ़े। वहां पे भी मारुति ने थोड़ा सा एक अच्छी पहल शुरू कर दी है, और ईवी के अंदर में भी अब थोड़ा काम यहाँ पर शुरू हो चुका है। तो इस सबको देखते हुए मुझे लगता है कि एक अच्छा एंट्री पॉइंट है। एक अच्छे खासे करेक्शन के बाद ये स्टॉक काफी स्टेबल होता हुआ हमें नजर आ रहा है, और मैं समझता हूँ कि धीरे धीरे स्टॉक 13,000-13,500 की ट्रेजेक्ट्री में जाएगा। साथ ही साथ जैसे हमने कहा, महिंद्रा इसका बड़ा बेनिफिशियरी रहेगा इस पूरे अपटिक का। तो मारुति, महिंद्रा ये प्रेफर्ड चॉइस रहेगी एटलीस्ट जो 4 व्हीलर सेगमेंट में, और उसमें भी कहीं ना कहीं महिंद्रा हमें अच्छा खासा एक आउट परफॉर्मेंस करता हुआ दिखाता हुआ नजर आ सकता है। मैंने आपको 3007 पे इस वक्त इम्प्रेस कर रहा है। अच्छा आशीष, एक दो पॉकेट्स और जहाँ पे प्राइस डैमेज काफ़ी हुए हैं, मैं उस
श्रृंखला में पावर को भी रखना चाहूँगा। आप CSC को देखिए, आप NTPC को देखिए, आप टाटा पावर को देखिए, बड़े प्राइस डैमेज हुए हैं। मतलब लगभग एक साल, 1.5 साल की तेज़ी चली गई प्राइस के में से। कुछ लोअर लेवल्स पे ऐड किया आप लोगों ने? देखिए, मेरा बिल्कुल मानना है कि खास तौर पे पावर जो प्रोड्यूसर्स हैं उनके अंदर में तो हम बिल्कुल समझते हैं कि ये बहुत अच्छा एंट्री पॉइंट है, क्योंकि सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि जो एक ट्रांजिशन, एनर्जी ट्रांजिशन हमारे देश में देखने को नज़र आ रहा है, उसके अंदर में बहुत अच्छा एक्सेलरेशन हमें देखने को नज़र आएगा। और ख़ास तौर पर NTPC जैसी कंपनियाँ जिन्होंने एक बड़ी लीड ली है, अब जो कि पहले थर्मल में एक मार्केट लीडर थे, जिनकी सबसे बड़ी कैपेसिटी थी, अब वो कहीं न कहीं रिन्यूएबल एनर्जी के अंदर में काफ़ी सिग्निफिकेंट एडिशन करने की तैयारी कर रहे हैं। और आने वाले कुछ सालों में तो ये जो एडिशन है, ये कहीं न कहीं 60 गीगावाट का भी कैपेसिटी हमें क्रिएट करने की तैयारी NTPC जैसी कंपनी से देखने को नज़र आ सकती है। तो उस सबको ध्यान में रखते हुए हमें लगता है कि डाउन साइड बहुत ही लिमिटेड है NTPC जैसे स्टॉक में, जिसमें खास तौर पे एक अच्छा खासा करेक्शन भी हमें देखने को नज़र आया, जहाँ से स्टॉक मोटा-मोटी हम देख रहे हैं 450 की ट्रैजेक्टरी से करेक्ट होके ₹300 के आसपास आ गया। अब मुझे लगता है ₹300 पे बहुत बढ़िया बेस है। ये शायद हो सकता है 300 से 330-40 कुछ समय की रेंज रहे, बट इन द मीडियम टर्म मुझे लगता है स्टॉक 400 450 के स्तरों को छूने का पूरा दमखम रखता है। तो NTPC इस पूरे स्पेस में हमारी टॉप पिक रहेगी, फॉलोड बाय टाटा पावर, जो कि पूरे इकोसिस्टम के अंदर में एक बहुत ही अच्छी लीड रहता है, चाहे वो EV स्पेस हो, चार्जिंग स्टेशन हो, या साथ ही साथ डिस्ट्रीब्यूशन का जो सेगमेंट है उसके अंदर में भी टाटा पावर काफी अग्रसर रहा है। तो NTPC और टाटा पावर, ये 2 स्टॉक ऐसे रहेंगे जो पूरे पावर सेगमेंट में हमें काफी पसंद आ रहे हैं इस एंट्री लेवल्स के, इन लेवल्स पर एंट्री के लिहाज से। ओके, तो चलिए ये इस समय कुछ स्टॉक्स। आशीष, बहुत बहुत शुक्रिया एक बार फिर से आज हमारे साथ जुड़ने के लिए सुबह, और हैव अ गुड डे। चलिए इस शो को समेटने का समय आ गया, तो वीरू और मैं आपसे अब इजाज़त लेंगे और एक छोटे से ब्रेक के बाद कंचन और श्रेया आपके लिए लेकर आएंगे ट्रेडर्स हॉटलाइन।